हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज के इस एबीएम की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द पार्ट 7, जिसमें हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड विल बी कवरिंग द कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज। टोटल चार पार्ट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, सो स्टे ट्यून। एंड फर्दर इस वीडियो में हम टोटल तीन चैप्टर्स कवर करेंगे। कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल जो रहेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का एनबीएफसी के केस में, एंड एक जीआरसी फ्रेमवर्क कंप्लायंस कल्चर से रिलेटेड, एंड थर्ड रिलेटेड वुड बी विजिलेंस इन बैंक्स एंड फ्रॉड से रिलेटेड जो चैप्टर वो कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो एंड पिछले सभी पार्ट्स का, तो आपको जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। irbf.info/app के ऊपर जाकर के आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज एन एनबीएफसी मैनेज्ड बाय राहुल द्रविड़। तो एक एनबीएफसी है जो कि मैनेज की जा रही है राहुल द्रविड़ जी के द्वारा, हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द अपर लेयर ड्यू टू its asset size and systematic importance. According to the transition guidelines, what is the maximum time frame the NBFC has to fully implement adhere to the enhanced regulatory stipulations prescribed for the NBFC UL, stating from the date द आरबीआई कम्युनिकेशंस दिस क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो जब से आरबीआई ने कम्युनिकेट कर दिया है इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो टाइम फ्रेम क्या रहता है जिसके बीच में बताना पड़ेगा, दैट वी नीड टू आंसर, राइट। जिसके बीच में सभी गाइडलाइंस, स्ट्रेटेजी गाइडलाइंस जो है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ्स। देखो, अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने के अंदर अंदर जो एनबीएफसी होती है उसे बेसिकली बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी लेकर के आनी पड़ेगी और एक इंप्लीमेंटेशन प्लान लेकर के आना पड़ेगा, लेकिन पूरी की पूरी जो ट्रांजिशन होती है उसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। सो इन द 3 मंथ्स वी कैन से इट इज रिक्वायर्ड कि एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी जरूर आ जाए, राइट। तो ये 3 महीने का टाइम पीरियड उस चीज के लिए होता है, नॉट रिलेटेड टू कंप्लीट ट्रांजिशन। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, इफ वी लुक एट, दैट्स आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, 24 मंथ्स। ठीक है, यानी कि गाइडलाइन स्पेसिफिकली कहती हैं कि बोर्ड को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी स्टिपुलेशन है एनबीएफसी अपर लेयर के लिए जो अधेरेंस करनी है वो मैक्सिमम 24 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन की कम्युनिकेशन जब हो चुकी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए, अभी हम चलते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फॉर द कंप्लायंस कल्चर एंड द जीआरसी फ्रेमवर्क। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज इंप्लीमेंटिंग अ गवर्नेंस रिस्क। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नेंस को, रिस्क को, कंप्लायंस फ्रेमवर्क को, यानी कि जीआरसी फ्रेमवर्क को। The board is particularly focused on defining how the organization is structured for decision making, how corporate control and key principles are communicated, and how business performance is evaluated. Which specific component of the GRC framework are they addressing? तो कौन सा component है GRC framework का जिसके बारे में बात की जा रही है? रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, कंट्रोल एंड मिटिगेशन या फिर गवर्नेंस। देखो, जो रिस्क मैनेजमेंट का कंपोनेंट होता है ना, वो फोकस करता है टुवर्ड द कि हमने डिटरमाइन करना रिस्क एपिटाइट हमारा क्या है, उसके रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, उनको डेवलप करना होता है। बोर्ड का फोकस जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, ओवरसाइट के ऊपर है, राइट, जो डेफिनेटली रिस्क इवैल्यूएशन से तो रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। कंप्लायंस की बात करें, कंप्लायंस किस क्या चीज कंसर्न करता है कि आप कानून को मानोगे, रेगुलेशंस को मानोगे, इंटरनल पॉलिसीज को मानोगे, उससे रिलेटेड बात भी नहीं है। ऑप्शन सी, दैट्स द कंट्रोल एंड गवर्नेंस, कंट्रोल एंड मिटिगेशन, नॉट गवर्नेंस, कंट्रोल एंड मिटिगेशन। कंट्रोल एंड मिटिगेशन जो होता है वो सबसेट है किसके, रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट के, यानी कि दीज आर दी सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के सबसेट होते हैं। ठीक है, ये कोई ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क नहीं है अलग से। सो गवर्नेंस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। व्हाई गवर्नेंस इज द राइट आंसर? बिकॉज गवर्नेंस जो होता है उसका ओवरसाइट रोल होता है कि आपने कॉर्पोरेट कंट्रोल बनाना भी है, उसको कम्युनिकेट भी करना है, की पॉलिसीज बनानी है, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करेगी इन चीजों का फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, वो सब चीजें गवर्नेंस में आती हैं, राइट। दोज ऑल थिंग्स आर अंडर द गवर्नेंस। एंड यहाँ पर ये चीज पूछी गई है कि कैसे आपकी परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर रहे हो, सब चीजें, राइट। तो ऑप्शन जो डी है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। A borrower, Mr. Chris Gale, convinces a bank to grant him a loan by presenting a business plan with financial projections he knows are completely unachievable and has no intention of even attempting to meet. This action intended to induce the bank into a contract perfectly aligns with the which are the following definition of the fraud under section 17 of the Indian Contract Act. तो एक बोरोर है क्रिस गेल भाई, वो तो एक बेसिकली कन्विंस कर लेता है बैंक को
टू ग्रांट हिम अ लोन, ठीक है, वो बिजनेस प्लान बताता है जो बेसिकली कंप्लीट होना ही नहीं है, अनअचीवेबल है, एंड उसकी इवन इंटेंशन भी नहीं है कि उसने मीटअप करना है, ठीक है। तो ये जो एक्शन है इंटेंडिंग टू रिड्यूस द बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आता है फ्रॉड के अंडर द सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट वी नीड टू आंसर कि किस कैटेगरी के अंदर ये चीज पर्टिकुलरली फॉल करती है। ऑप्शन ए सेज द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है, तो ये सजेशन में इसको काउंट किया जाएगा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में काउंट किया जाएगा, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन और परफॉर्मिंग में काउंट किया जाएगा, या फिर एन एक्ट और अमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, सो व्हाट इट वुड बी। देखो, अब इन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये तो नहीं करेंगे, तो ये कंसीलमेंट भी है। अब ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी है कि आप के पास नॉलेज है, आपके पास जानने वाली चीजें आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, एंड डेफिनेटली इट्स अ प्रॉमिस व्हिच इज बीइंग मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, राइट। सो मेजर जो चीज है दैट्स रिलेटेड टू कि आपने एक प्रॉमिस कर लिया है जिसके रिलेटेड आपकी इंटेंशन नहीं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में इसको काउंट किया जाता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर फ्रॉड हो गया। तो मिस्टर गेल का जो एक्शन है वो प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट है, राइट, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज मिस्टर एमएस धोनी वाज अपॉइंटेड एज द सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बना दिया इनको, एक बड़ी एनबीएफएल मिडिल लेयर एनबीएफसी का, आफ्टर 2 years ऑफ हिज मिनिमम 3 year टेन्योर, ठीक है। अब उनके जो 3 साल का मिनिमम टेन्योर था उसके 2 साल के बाद, राइट, द बोर्ड विशेस टू ट्रांसफर हिम टू द हेड टू हेड द क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट। तो हेड ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट लगाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास आ गई है एक वैकेंसी वहां पर, राइट, एक अर्जेंट वैकेंसी है। अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन कैन बोर्ड प्रोसीड विद दिस प्रीमेच्योर ट्रांसफर ऑफ द सीसीओ, राइट, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब ये ट्रांसफर कर सकते हैं, लेट मी नीड टू आंसर। सो सीसीओ जो है उन्हें ऑर्डिनली एक मिनिमम जो फिक्स टेन्योर है वो सर्व करना पड़ता है 3 साल का, ठीक है, एनबीएफसी एमएल के लिए। एंड बोर्ड जो है उनको ट्रांसफर कर सकता है, लाइक उनके टेन्योर के खत्म होने से भी पहले ट्रांसफर कर सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के अंदर। लेकिन ऐसा करने से पहले एनबीएफसी को एक प्रायर इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के पास, राइट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के पास एनबीएफसी एक एडवाइजरी बेसिकली इंटीमेशन भेजेगा पहले कि प्रपोज प्रीमेच्योर है ट्रांसफर है, एंड दैट इज टू बी डन। एंड इस इंटीमेशन में आप डिटेल्ड प्रोफाइल बताओगे कैंडिडेट की, राइट, क्या ड्यूटीज होंगी जब उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। एक फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए एमडी की तरफ से, सीईओ की तरफ से, जो बताएगा कि जो पर्सन है वो सेटिस्फाई कर रहा है रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड इंटीग्रिटी टू बी सीसीओ, एंड एक रैशनल बताना पड़ेगा फॉर हिज चेंज कि क्या कारण है, एक्सप्लेनेशन की जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है वो बताना पड़ेगा, दैट इज टू बी डन, ठीक है। So the board can proceed if the CEO provides written approval. Is it so? This is not the only thing. The transfer is permissible only by exceptional circumstances and requires explicit prior approval of the board or its committee. Absolutely true. ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन द ट्रांसफर कैन बी डन इमीडिएटली प्रोवाइडेड अ प्रायर इंटीमेशन सेंट टू द आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। सो वी कैन से ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर ट्रू, ठीक है, यहाँ पर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ओवर है, दोनों ही सही है यहाँ पर, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग एन इंटरनल रिव्यू ऑफ अ न्यूली एक्वायर्ड सब्सिडरी, ठीक है, एक नई जो एक्वायर्ड सब्सिडरी है उसके इंटरनल रिव्यू के दौरान ऑडिटर्स नोटिस दैट की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर कंसिस्टेंटली ड्रिवन बाय अ सिंगल सीनियर एग्जीक्यूटिव, एक सिंगल सीनियर एग्जीक्यूटिव है केन विलियमसन, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वही कर रहे हैं विद लिटिल टू नो डिबेट और चैलेंज इन बोर्ड मीटिंग, कोई चैलेंज नहीं कर रहा उनको। फर्दर मोर द सब्सिडरीज primary focus is on aggressive short-term revenue targets, often sidelining long-term sustainability. So long-term sustainability को देख नहीं रहे हो, risk assessment को नहीं देख रहे हो। Which sign of a poor compliance culture is most clearly demonstrated here? तो कौन सा जो एक poor compliance का signage है वो यहाँ पर बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, that we need to answer, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, सिनेरियो भी बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि कंसंट्रेशन है ना जो रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, वो एक ही पर्सन के पास है, कोई पर्सन चैलेंज नहीं कर रहा, कोई डिबेट नहीं है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, दैट इज इट। यानी कि लैक ऑफ इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस तो है। सो वी कैन से देयर इज लैक ऑफ
इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट। सबसे पहली चीज तो यही है। एंड दूसरा है कि अग्रेसिव फोकस करो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं है। यानी कि एक्सेसिव एम्फेसिस किसके ऊपर है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर है एट द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रूडेंस की तरफ ध्यान नहीं है। दैट दीज आर टू मेन थिंग्स। ऑप्शंस देखते हैं। सब कल्चर्स विच आर नॉट अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखो, मिस अलाइंड आपका सब कल्चर तो एग्जिस्ट हो सकता है, राइट। वो डायरेक्ट या एविडेंट साइंस हो सकते हैं जो बताया गया डोमिनेंस है एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड एंड शॉर्ट टर्म आपका फोकस है, वो चीज हो सकती है, बट दैट्स नॉट द पर्टिकुलर पार्ट रिलेटेड टू जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी, डोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिसीजन मेकिंग फॉरम्स एंड फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। एब्सोल्युटली, यही तो मेजर चीज है जो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है, राइट। सिनेरियो एक्सप्लिसिटली दो ही की टर्म्स हैं जो हाईलाइट करी है पुअर कल्चर में। एक तो डोमिनेंस है सिंगल पर्सन की इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को लेकर के, और फोकस है किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस है, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 दैट्स रिलेटेड टू फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स। ठीक है, तो फ्रॉड एंड विजिलेंस से रिलेटेड है। बैंक्स इंटरनल ऑडिट इज रिव्यूइंग सेवरल लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स अकाउंट्स फॉर पोटेंशियल रेड फ्लैग्स। ठीक है, तो एक बैंक का इंटरनल ऑडिट है, वो रिव्यू कर रहा है बहुत से लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स को, अकाउंट्स को पोटेंशियल रेड फ्लैग की तरह। टीम इज लुकिंग फॉर ईडब्ल्यूएस अर्ली वार्निंग सिग्नल ढूंढ रही है दैट कुड इंडिकेट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। Which of the following situation, if observed in borrower's account, would be considered as a definitive early warning signal as per the illustrative list provided in the guidelines, right? तो किस तरह की चीज को हम EWS कंसीडर कर सकते हैं, that we need to answer here, right? उसी चीज के बारे में हमने बताना है। Option A, it says the company's annual report indicates a one-time significant increase in marketing budget. देखो, इंक्रीज अगर होता है मार्केटिंग बजट में किसी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन से रिलेटेड, वो एक ईडब्ल्यूएस या फ्रॉड उसको काउंट नहीं करते हैं। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। द बोरोर हैज रिसेंटली चेंज देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आफ्टर 5 year टर्म इन लाइन विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स। अगर आपने वो भी किया है, ऑडिटर को चेंज कर लिया, ठीक है, वो भी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस है, दैट्स नॉट अ ईडब्ल्यूएस, अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं है। Option C, the borrower's account shows frequent invocation of bank guarantees and subsequent devolvement of letter of credit. अब देखो, फ्रीक्वेंट इन्वोकेशन है कि आपने बैंक गारंटी जो दी थी उनको इवॉक किया गया है, या फिर आपकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट थी उनको डिवॉल्व किया गया है, जैसे मान लो चेक बाउंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि भाई बंदा ये ना फ्रॉड कर रहा है लोन को लेकर के, इस सिग्नल हो सकते हैं। सो ये इंडिकेट करते हैं कि बोरोर अपनी जो कमिटमेंट है ना थर्ड पार्टी को लेकर के, उनको मीट अप नहीं कर पा रहा। सो दैट्स डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। Option D, that the borrower has prepaid a portion of loan ahead of its accrual using the internal like accruals हैं उनके। तो अगर लोन को प्रीपे कर दे तो वो तो बेसिकली साइन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ है, कोई आपके पोटेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड वो चीज तो नहीं है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन, compliance function and role of chief compliance officer से related है। regulatory frameworks for NBFCs categorize them into different layers based on the scale and activity। तो based on scale and activity अलग अलग कैटेगरी है, लाइक आपके पास बेस लेयर है, मिडल लेयर है, अपर लेयर है, टॉप लेयर है, these are the different 4 layers, right? And layers, so while some NBFCs are permanently assigned to a specific layer, others can be placed in various layers depending on the factors like asset size and public funds. So which of the following categories of the NBFC would potentially be found in the base, middle and the top layer? कौन सी NBFCs होती हैं उनके बारे में बताना है। सो देखो, अगर कोई एनबीएफसी जो है, राइट, अगर जैसे ऑप्शन ए है यहाँ पर, इट सेज एसपीडीज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स जो हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें रिलेटेड टू एसपीडीज एंड आईडीएफसीज, तो वो तो हमेशा मिडल लेयर में रहती हैं। दीज आर ऑलवेज अंडर द मिडल लेयर, ये हमेशा और हमेशा मिडल लेयर का ही पार्ट बनती है, राइट। तो ऑप्शन ए तो सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एनबीएफसीज अकाउंट एग्रीगेटर्स। नो, दीज बेसिकली जो पी टू पी हैं या फिर जो अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं, ये किसका पार्ट है? दीज आर द कंपोनेंट रिलेटेड टू बेस लेयर का, ये हमेशा बेस लेयर में होते हैं, ठीक है। पब्लिक डीलिंग नहीं है, एसेट साइज जो है 1000 करोड़ से कम है, वो बेस लेयर में आता है। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड क्रेडिट कंपनीज या फिर माइक्रो फाइनेंस, इन अगर हम बात करें एमएफआईज की बात करें, तो जो एनबीएफसी आईसीसी हैं, एनबीएफसी फैक्टर्स हैं, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज होती हैं, या फिर एनबीएफसी एमएफआई जो होती हैं, दोज कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द लेयर्स। वो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के किसी भी प्लेस पे आ सकती है, स्पेसिफिकली ये चीज होती है, काइंडली मार्क द वर्ड्स। ये एनबीएफसी आईसीसी एमएफआई, इसके अलावा कौन सी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनबीएफसी आईसीसी, एनबीएफसी एमएफआई,
इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द एनबीएफसी फैक्टर्स एंड जो मॉर्टगेज गारंटी कंपनी होती हैं, एमजीसी जिसको हम कह देते हैं, वो सभी ऐसी होती हैं कि वो किसी भी लेयर में आ सकती हैं। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उनके पैरामीटर्स क्या है, स्केल के ऊपर बेस्ड है, राइट। उसके बेस पर वो किसी भी कैटेगरी में आ सकती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एनबीएफसी डिपॉजिट्स, राइट, तो एनबीएफसी डिपॉजिट्स जो होती हैं वो यहाँ तो मिडिल लेयर में आती हैं, अपर लेयर में आती हैं, लेकिन बेस लेयर में नहीं आ सकती, बेस लेयर में नहीं आ सकती। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। So option C is the correct answer. Now, the question number 8. An employee, Mr. Jasprit Bumrah, at a large corporation uses company's whistleblower mechanism to report a case of significant financial misrepresentation. He is concerned about potential backlash from his superiors. What is the primary protection afforded to a whistleblower like him according to the model policy guidelines? सो अगर हम विसल ब्लोअर की गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो भाई जो विसल ब्लोअर होता है जिसने रॉन्ग डूइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? सबसे पहली चीज है उसको रिटेलिएशन नहीं मिलेगा, उसको विक्टिमाइजेशन नहीं मिलेगा, यानी कि जो विसल ब्लोअर है उसको हरास नहीं कर सकते, डिमोट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते अनफेयरली, प्रमोशन से डिनाई नहीं कर सकते, या उसको अदरवाइज बेसिकली पनिश नहीं कर सकते, राइट। तो वो चीज नहीं कर सकते, दैट्स मेन थिंग, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। अ गारंटीड मॉनेटरी रिवार्ड इफ रिपोर्टेड फ्रॉड इज प्रूवन। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो ये नहीं कि कंपनसेशन दी जाएगी उस पर्सन को जो पार्टिसिपेट करेगा, फोकस प्रोटेक्शन के ऊपर है, नॉट ऑन द रिवॉर्ड, राइट। ऑप्शन ए तो है गलत। ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हिज आइडेंटिटी अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस विद नो एक्सेप्शंस। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो की एस्पेक्ट है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। आइडेंटिटी जो होती है वो शेयर की जा सकती है अगर कानून के द्वारा ये जरूरत है, ये लेट से अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए चीज की रिक्वायरमेंट है तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट कि उसकी आइडेंटिटी को कोई बताएगा ही नहीं, राइट। सो ऑप्शन बी गलत हो गया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन सच एज सस्पेंशन और डिक्रीज इन सैलरी फॉर मेकिंग द रिपोर्ट इन गुड फेथ, दैट्स नॉट द राइट, दैट्स बेसिकली द राइट व्हिच इज अवेलेबल। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन। A bank's vigilance department led by CVO Mr. Saurav Ganguly is analyzing its annual vigilance strategy. The team decides to focus on strengthening systems and procedures to minimize the opportunities for wrongdoing, such as implementing the four eyes principle in sensitive areas and enforcing mandatory staff rotation. Which type of vigilance is being prioritized in this strategy? तो कौन सी जो विजिलेंस है उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, दैट वी नीड टू आंसर। इस चीज के बारे में हमने आंसर करना है। बैंक का जो बेसिकली विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो कि सीवीओ के द्वारा चलाया जा रहा है, मिस्टर सौरभ गांगुली के द्वारा चलाया जा रहा है, वो एनुअल विजिलेंस स्ट्रेटजी को एनालाइज कर रहा है। टीम डिसाइड करती है कि वो सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ फोकस करेंगे, प्रोसीजर्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ फोकस करेंगे, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज हैं रॉन्ग डूइंग की वो कम हो जाए, ठीक है। जैसे कि फोर आइज प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कर रहे हो सेंसिटिव एरियाज में, ठीक है। सो विच टाइप ऑफ विजिलेंस इज बीइंग प्रायोरिटाइज्ड इन दिस स्ट्रेटजी? प्यूनिटिव है, डिटेक्टिव है, सर्वेलेंस है या प्रिवेंटिव है? देखो, इफ वी टॉक अबाउट द पिनिटिव विजिलेंस का मतलब क्या होता है कि आप एक्शन लोगे एक लैप्स होने के बाद, यानी कि इन दैट सिनेरियो यू आर वर्किंग एज रिएक्टिव, आप रिएक्टिव की तरह काम कर रहे हो, चीज होगी उसके बाद करोगे। यहाँ पर तो ये चीज नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कहा गया है कि लेट्स से टू मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटीज फॉर रॉन्ग डूइंग्स सेंसिटिव, आप बेसिकली इस चीज के बारे में बात कर रहे हो कि आप चीज को होने से रोकोगे, प्रिवेंटिव वे में रोकोगे ना। सो प्रिवेंशन की तरफ करने की कोशिश करो, तो आंसर तो ऑप्शन डी है। लेकिन मैं बाकी आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज होती है, ठीक है। डिटेक्टिव विजिलेंस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डिटेक्टिव विजिलेंस? यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते हो लैप्सेस को जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। लाइक आप लेट्स से कंप्लेंट्स को स्कैन कर रहे हो, रिपोर्ट्स देखते हो, या फिर ऑफिसर्स जिनकी डाउटफुल इंटेग्रिटी है उनको वॉच करते हो, सो दैट इज डिटेक्टिव, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी होता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस जो है वो एक कंपोनेंट है किसका? डिटेक्टिव विजिलेंस का। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ डिटेक्टिव विजिलेंस, राइट। सो ऑप्शन सी इज एज इट इज नॉट अ थिंग। एंड प्रिवेंटिव विजिलेंस जो होती है वो एक्सप्लिसिटली एम करती है कि आपने अकरेंस होती है लैप्सेस की उसको रोकना होता है, ठीक है। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग रहेगा, सो इट विल बी रिलेटेड टू इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, it says, for an NBFC to be categorized under the NBFC upper layer, it must adhere to enhanced capital adequacy guidelines to improve the quality of its regulatory capital. What is the minimum common equity tier 1 capital that the NBFC UL is required to maintain as a percentage of the total risk weight assets? Now, ये जो
पहली चीज है ये रिस्क वेट एसेट्स होते हैं ना, दीज आर रिलेटेड टू द क्रेडिट रिस्क, प्लस these are related to market risk, plus these are related to operational risk as per the Basel III guidance. एंड अगर कोई एनबीएफसी आपकी कैटेगराइज होती है अपर लेयर में, ठीक है, तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा। किस चीज के साथ अध्ययन करना पड़ेगा कि कैपिटल एडिक्वेसी की जो गाइडेंस है उनको मीटअप करना पड़ेगा, एंड एक मिनिमम सीईटी वन कैपिटल को उनको मेंटेन करना पड़ता है। एंड जो वो मिनिमम सीईटी वन मेंटेन करनी पड़ती है ना, दैट इज 9%। एनबीएफसीज को एक मिनिमम सीईटी वन जो मेंटेन करनी पड़ेगी, जो यूएल यानी कि अपर लेयर कैटेगरी में है, डेट इज ऑफ 9%, दैट इज टू बी मेंटेन्ड। क्लियर है? राइट नाउ द 11th क्वेश्चन। A bank under the leadership of CEO Mr. Virat Kohli is strengthening its compliance program based on 7 essential elements. As part of this, the management issues clear, well publicized guidelines on the consequences of non compliance, ranging from warning to termination, and ensures these are applied consistently. Which of the 7 elements is the bank specifically addressing through this section? तो बैंक है, लीडरशिप है विराट कोहली जी की, स्ट्रेंथन कर रहा है कंप्लायंस प्रोग्राम को सेवरल इसेंशियल एलिमेंट्स से रिलेटेड, एंड इस पार्ट के रहते हुए, ठीक है, इस बेसिकली पॉलिसी के तहत या इसेंशियल एलिमेंट्स के तहत मैनेजमेंट क्लियर वेल पब्लिसाइड गाइडेंस देती है नॉन कंप्लायंस के कंसिक्वेंस क्या होंगे। यानी कि वार्निंग भी दे सकते हैं और भाई टर्मिनेशन तक भी हो सकता है, दे कैन बी द टर्मिनेशन आल्सो, एंड इनको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा। सो व्हाट आर दीज थिंग्स? First, it says that implementing written policies, procedures and standards of conduct. देखो जो रिटर्न पॉलिसीज है वो फाउंडेशनल एलिमेंट है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज को लिख नहीं रहे हो, फोकस है कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वायलेशन के ऊपर। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है डेफिनेटली। ऑप्शन बी, कंडक्टिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बेसिकली इवॉल्व करते हैं, एम्प्लॉय की टीचिंग को बेटर बनाते हैं, लर्निंग को बेटर बनाते हैं, एंड लेकिन वो डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट एक्शन नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है अगर फेल होते हैं वो, तो दैट्स आल्सो नॉट द केस। ऑप्शन सी, डेवलपिंग इफेक्टिव लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इवन इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, वो बेसिकली चैनल क्रिएट कर देगा रिपोर्ट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कंप्लायंस इश्यूज को, बट नॉट रिलेटेड टू द पार्ट कि हम एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी सेज एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू वेल पब्लिसाइड डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हो, दैट इज द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जो एलिमेंट है डायरेक्टली एड्रेस करता है कि आप एनफोर्स करना चाहते हो स्टैंडर्ड्स को थ्रू वेल पब्लिसाइज डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस, राइट। बैंक का जो एक्शन है ना, वो बेसिकली क्या है कि आप क्रिएट करना चाहते हो एक्शन, एक्शन लिया जाएगा कि क्लियर कंसिक्वेंस बता दिए कि नॉन कंप्लायंस हो तो एक्शन होगा, राइट। सो दैट ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 12। A customer, Miss Alice Perry, intending to log in to her bank's net banking portal, types the URL and is redirected to a website that looks identical to the official bank site. Unknowingly, she enters her login credentials, which are captured by a fraudster. The cyber criminal achieved this by corrupting the DNS records to misdirect the traffic. What is the most accurate term for this type of cyber attack? फिशिंग है, विशिंग है, फार्मिंग है या एसमेशिंग है, व्हाट इट इज? देखो फिशिंग इज समथिंग रिलेटेड टू कि जब आप यूजर को ट्रिक करते हो, राइट, कि आप एक मेलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो जो उसकी ईमेल में आया या मैसेज पे आया कि वो फेक साइट पे चला जाएगा। अब ये जो सिनेरियो है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू कि आपने किसी लेजिटिमेट यूआरएल को रीडायरेक्ट कर दिया, सो दैट्स नॉट द केस ऑफ द फिशिंग। ये फिशिंग का केस तो नहीं है। फिशिंग होता है कि ईमेल आई, लेट्स से यहाँ पर आपको ईमेल आई है, एंड ईमेल में आपको कोई लिंक आया, मैलिशियस लिंक है भाई, आपने उसके ऊपर क्लिक किया एंड आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वेबसाइट दिख रही है, डुप्लीकेट वेबसाइट है, वो होती है फिशिंग, ठीक है। सो दैट्स नॉट द केस। एंड विशिंग इफ वी टॉक अबाउट, तो वो तो वॉइस फिशिंग है, ठीक है, जैसे जामताड़ा के केस में होता है, वो भी नहीं है। ऑप्शन सी है फार्मिंग। ना फार्मिंग इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटैक, राइट, जिसपे केस में क्या होता है कि हैकर डायरेक्ट करता है इंटरनेट यूजर को फेक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द लेजिटिमेट वन। अब इसमें डीएनएस सर्वर को क्या कर देते हैं, कंप्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली दैट इज द केस, सेम थिंग, सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ फार्मिंग। एंड द फोर्थ वन इज इट्स एसएमएशिंग। नो, एसएमएशिंग इज समथिंग फिशिंग जो कि एसएमएस के थ्रू क्रिएट होती है, सो दैट्स नॉट द केस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13th वी आर गोइंग टू फॉलो। नाउ इट सेज an NBFC in the middle layer is reassessing its credit concentration limits, ठीक है, एक NBFC है मिडल लेयर में, वो रीअसेस कर रही है उसकी क्रेडिट कंसंट्रेशन लिमिट्स को सो एज टू अलाइन विद द रिवाइज प्रूडेंशियल गाइडेंस अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन। Previously, its limits for lending and investments were calculated based on its own funds, right? How are the new single exposure limits for a single borrower or party and a single group of borrowers or parties determined?
नाउ हाउ इट इज टू बी डन, ठीक है। एनबीएफसी है मिडल लेयर में, इज रीअसेसिंग द क्रेडिट कंसंट्रेशन लिमिट्स अलाइन विद द रिवाइज प्रूडेंशियल गाइडेंस अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन के बारे में भी बात करनी है हमने यहाँ पर, राइट। सो वी आर टॉकिंग ओवर इट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस नाउ। देखो जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेपरेट लिमिट्स हैं लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उसको सिंगल एक्सपोजर लिमिट में डाल दिया। एंड वो सिंगल जो एक्सपोजर लिमिट है वो है 25% की फॉर अ सिंगल बोरोर या सिंगल एंटिटी के लिए, एंड 40% है फॉर अ सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोर या एंटिटीज के लिए, ठीक है। सो दैट इज द केस। अब ऑप्शंस को मैच करके देखते हैं। सो 25% ऑन एनबीएफसीज नेट ऑन फंड, तो ये नेट ऑन फंड्स वाला तो हिसाब खत्म हो गया। एंड बेस्ड ऑन 15% ये भी नहीं है। एंड बेस्ड ऑन सिंगल एक्सपोजर लिमिट 25%। एंड फॉर बोरोर लिमिटेड जो आपके ग्रुप है उसके लिए 40%। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सिंगल एंटिटी के लिए 25% है और ग्रुप एंटिटी के लिए 40% है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चीज होगी क्लियर है भाई। नाउ आफ्टर दैट इट्स द क्वेश्चन नंबर 14th. The 14th question it says, when regulators assess a bank's compliance culture, जब regulator assess करते हैं बैंक के compliance culture को, they look beyond written policies to understand how compliance operates in practice. A regulator is evaluating firm where the chief compliance officer has direct reporting line to the CEO and the board. The compliance department's budget has consistently increased, right? And its recommendations often override business interest in high risk scenarios. What is a regulator most likely to conclude from these observations? तो इन observations को देखते हुए जो regulator है वो क्या चीज बोल सकता है। अब regulator देखो ध्यान करता है, एंड वो सिर्फ अपनी इस बार की चीजें नहीं देखता, वो पिछली सब चीजें भी देखता है, एंड बियॉन्ड द बुक्स भी वो जाने की गो थ्रू करता है। अब सीसीओ की जो रिपोर्टिंग लाइन है वो सीईओ एंड बोर्ड के पास है। अब डेफिनेटली कंप्लायंस फंक्शन के बारे में, इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी के बारे में तो पता लगती है। एंड अगर अब यहाँ पर कंप्लायंस बजट भी इंक्रीज हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट है एंड रिसोर्स एलोकेशन जो है वो बढ़ रही है कंप्लायंस की तरफ। अब कंप्लायंस की रिकमेंडेशंस जो है वो ओवरराइड करिए बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर के, तो ये बेसिकली कहता है कि कंप्लायंस इज हैविंग द टीथ, यानी कि कंप्लायंस सिर्फ बैठा नहीं, वो काम भी कर रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है, प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ओवर द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, राइट। दैट इज द केस, ठीक है। तो ये अच्छा चीज है, पॉजिटिव साइन है। द फर्म हैज अ काउबॉय कल्चर। अब काउबॉय कल्चर क्या होता है? वो होता है जिसमें आप बेसिकली रिवॉर्ड करते हो रिस्क टेकिंग को विदाउट एनी लिमिट्स, ठीक है, कोई लिमिट नहीं लगाते हो। तो यहाँ पर तो ओवरराइड कर रहा है फंक्शन, यानी कि आप ऑपोजिट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इट सेज द कंप्लायंस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट, रिस्पेक्टेड एंड होल्ड्स रियल पावर विद इन द फर्म। एब्सोल्युटली करेक्ट। यही चीज हमें यहाँ पर पता लग रही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि रेगुलेटर जो स्पेसिफिकली बेसिकली लुक एट हु होल्ड्स पावर इन द फर्म। इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो सीसीओ है, हु इज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, वो बेसिकली कल्चर को अच्छे से चला रहा है, उसकी से भी है, बजट भी इंक्रीज हुआ है। दोज आर बेसिकली कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सिंग भी है एंड दे आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड मैनेजिंग द रिस्क्स, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 15th, it says a fraud case was detected and reported by a customer at a bank branch on Monday. However, due to the internal procedural delays, the branch only reported it to the central office on Wednesday, and the bank officially reported it to the RBI's EDSP, that is Electronic Data Submission Portal, the following Tuesday. A total of 8 calendar days after the customer's initial report. What is the most likely consequence for the bank regarding this timeline? अब फ्रॉड केस हुआ है लेकिन भाई बहुत डिले होता जा रहा है। पहले तो डिले कर दिया कि कस्टमर ने बताया, तो उसके बाद आपने डिले कर दिया, ठीक है, मंडे को बताया, अब इंटरनल प्रोसीजरल डिले थे तो ब्रांच रिपोर्ट किया सेंट्रल को वेंसडे को, एंड फॉलोइंग ट्यूसडे ओनली यू वर एबल टू बेसिकली रिपोर्ट इट टू द आरबीआई ईडीएसपी। अब ये तो टोटल 8 दिन का गैप हो गया कैलेंडर डेज का। नाउ व्हाट इट वुड बी। नो, अगर आरबीआई की गाइडेंस की बात करें तो बैंक्स को रिपोर्ट्स को फॉलो करना होता है, रिपोर्ट्स को फॉरवर्ड करना होता है। एंड अगर कोई भी 1 लाख या उससे ज्यादा का रिपोर्ट होता है तो उसे आरबीआई के सीएफएमसी यानी कि सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, मैं आपको बताता हूँ। इफ द फ्रॉड अमाउंट, यहाँ पर इस चीज को मैनेज कर लेते हैं। अगर फ्रॉड अमाउंट जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, राइट, तो किसको रिपोर्ट करोगे? सीएफएमसी के पास, यानी कि सेंट्रल जो फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल है वाया ईडीएसपी। अब किसके थ्रू करते हैं? ईडीएसपी के थ्रू करते हैं, जो क्वेश्चन आपको बताया भी गया, ठीक है, उसी के थ्रू आप रिपोर्ट करते हो। एंड विद इन 7 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन आपको ये रिपोर्टिंग करनी होती है। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ? अब आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी थी आपने बाय संडे,
संडे तक रिपोर्टिंग करनी थी। अब बैंक ने फाइल किया फॉलोइंग ट्यूसडे को, राइट, दैट इज 8 कैलेंडर्स डे। यानी कि ये 7 डेज की जो रिपोर्टिंग करनी होती है ना, ये करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, यानी कि जब बैंक सबसे पहली बार अवेयर हुआ था रिलेटेड टू फ्रॉड, नॉट रिलेटेड जब वो बेसिकली आपने हेड ऑफिस में बता दिया, ठीक है, तब से नहीं, जब से कस्टमर ने आपको अवेयर करवाया उस दिन से लेकर के अगले 7 दिन के अंदर आपको बताना पड़ता है। उसके हिसाब से 7 डेज का बना एंड आप करवा रहे हो ट्यूसडे को जाकर के, फॉलोइंग ट्यूसडे को जाकर के, तो ये गलत हो गया। तो बैंक ने आरबीआई के जो मैंडेटरी फ्रॉड रिपोर्टिंग टाइम है ना, उसको कर दिया ब्रीच। तो आरबीआई सुपरवाइजरी भी इशू कर सकता है, क्वेश्चन रहने के लिए भी कह सकता है, एंड उसको कंप्लायंस रिलेटेड फ्लैग भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, पेनल्टीज भी लगा सकता है, एंड मॉनिटरिंग को ज्यादा बेटर भी कर सकता है, ज्यादा क्लोजर मॉनिटरिंग कर सकता है, रेपुटेशनल डैमेज भी होगा डेफिनेट, राइट, अगर प्रेस रिलीज में आ गया तो। So that is the case. ऑप्शन देखते हैं। The bank has acted within the acceptable reporting timeline. No, that is not the case. ये तो नहीं है। 7 days कैलेंडर डेज के बीच में करना होता है, वो नहीं किया आपने। ऑप्शन बी, the bank will be required to fix staff accountability for the delay as it has breached the maximum reporting timeline. Absolutely correct. Not wrong. It is actually correct over here. So option B जो है that is seriously correct over here कि गाइडलाइंस मैंडेट करती है कि फ्रॉड्स को आरबीआई के पास आपने बताना पड़ेगा 7 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय द कस्टमर, या फिर जब आपसे आपने फ्रॉड को डिटेक्ट किया। एंड बैंक एक्सप्लिसिटली रिक्वायर करता है कि स्टाफ अकाउंटेबिलिटी भी आपको फिक्स करनी पड़ेगी, दैट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड जहां पर डिले हुआ है तो, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 हियर, इट सेज an NBFC in the base layer is working to align its non-performing asset classification norms with the 90-day overdue standard as per the prescribed glide path। अब जो प्रिस्क्राइब्ड ग्लाइड पाथ है, क्योंकि एनबीएफसीज के केस में अलग क्राइटेरिया होता है फॉर क्लासिफिकेशन इनटू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब आप उसको मैच करना चाहते हो 90 डेज क्राइटेरिया के साथ, ग्लाइड पाथ के साथ। इफ द एनबीएफसी इज रिव्यूइंग इट्स लोन पोर्टफोलियो ऑन 1 अप्रैल 2025, व्हिच क्लासिफिकेशन नॉर्म्स शुड बी अधेरिंग टू दैट स्पेसिफिक टाइम, तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से एनबीएफसी को कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा फॉर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफिकेशन पर्पसेस, राइट। तो ग्लाइड पाथ क्या होता है, क्या प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी के साथ चलोगे कि भाई अभी ये फॉलो करें, धीरे धीरे करके इसको हम लेकर के जाएंगे। वन बेसिकली 150 डेज पर हो तो हम 120 पर लेकर आएंगे, फिर 120 से 90 पर लेके जाएंगे, तो एक ग्लाइड अप पाथ होता है। ऑप्शन 8 says that an asset becomes NPA if it's overdue for more than 150 days। देखो ग्रेटर देन 150 डेज वाला जो था ना रिक्वायरमेंट था, दैट वाज टू बी मेट बाय 31 मार्च 2024, यानी कि 31 मार्च 2024 तक आपने 150 डेज वाला ग्लाइड अप पाथ को मीटअप करना था, तब आपके एनपीए क्लासिफिकेशन उस हिसाब से होती। लेकिन अगर मैं बात करूं एज ऑन 31 मार्च 2025, ये जो क्लासिफिकेशन आपकी होगी ना, डेट विल बी बेस्ड ऑन 120 डेज उसके बाद से, यानी कि 120 डेज के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करोगे। एंड इट इज जस्ट द केस ऑफ 31 मार्च 2026 की 31 मार्च 2026 के बाद, 2026 के बाद आपकी क्लासिफिकेशन होगी 90 डेज के हिसाब से, जैसे नॉर्मल बैंक्स में होती है उस हिसाब से होगी, राइट। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, हमें पूछा कि अप्रैल 1 2025 को क्लासिफिकेशन जो होगी वो फिर किसके हिसाब से होगी, 120 डेज के हिसाब से होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड आपको वीडियो ये समझ में आई होगी, बहुत से कंसेप्ट भी सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि आपको वीडियो भी मिल जाए और इसके रिलेटेड पीडीएफ भी मिल जाए और पिछली वीडियोस के पीडीएफ नोट्स भी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।